हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, हमने जो लास्ट एंड कर दिया था, कहाँ पे एंड किया था हमने? जहाँ पर हमने तीनों लॉज पढ़ लिए। ठीक है, इनर्शिया भी समझ लिया था हमने। आज हमारे पास दो छोटे छोटे पॉइंट, और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे मोमेंटम वर्ड। मोमेंटम मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, एंड इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी मास इनटू में वेलोसिटी। अब क्या हुआ कि गैलीलियो ने जब इनर्शिया के बारे में बताया था, तो गैलीलियो के इनर्शिया के बताने के बाद एक नया ही कहते हैं ना कि एक स्टेट भी शुरू हो गई, नई डिस्कवरी हो गई, एक नई ब्रांचेस एक कहते हैं खुल जाती है ना। जैसे कि आप डिस्कवरी करो, डिस्कवरी करते ही वो एक फील्ड एक तरीके से वहां पर इतना तेजी से बदलाव शुरू हुआ गैलीलियो की डिस्कवरी के बाद, जो कि काइंड ऑफ कि उसने पूरी की पूरी फिजिक्स को बदल के रख दिया। ठीक है, देन न्यूटोनियन मैकेनिक्स आई। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज वगैरह ये सब चीजें बहुत अप्लाई होती है, काफी डीप में है, आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे अगर आप साइंस में रहते हो तो इसलिए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो अब यहाँ एक कंजर्वेशन का लॉ दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कांस्टेंट रहती है, चेंज ना हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है, कहता है कि अगर दो बॉडीज कोलाइड करती है, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स उन पे नहीं लगता, वही एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, देन मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, यानी मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इनिशियल मोमेंटम जितना दोनों का सम आता है उतना ही क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम आएगा। कहने का मतलब अगर दो बॉडी है, बॉडी 1 बॉडी 2, उनका इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 और दूसरी बॉडी का है m2 u2, तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? m1 v1 प्लस m2 into v2। दिस इज law of conservation of momentum. According to law of conservation of momentum, initial momentum जो भी दोनों बॉडीज का होगा उसका सम किसके इक्वल आएगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल आएगा, यानी वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जरा इसका एक छोटा सा डेरिवेशन सा देख लेते हैं। पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर। पॉइंट क्या है? मान लिया हमारे पास एक बॉडी है A, एक बॉडी है B। ठीक है, बॉडी नंबर 1 ये है, बॉडी नंबर 1 और ये बॉडी नंबर 2। ठीक, अब बॉडी नंबर 1 है, बॉडी नंबर 2 है। अब क्या होता है? आगे बढ़ती है, एक दूसरे से कोलाइड करती है, तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी। जब ये कोलिजन करेंगे, बॉडी A यानी बॉडी नंबर 1, बॉडी B यानी बॉडी नंबर 2, ये इस पे फोर्स लगाएंगे और ये इस पे फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है। और उसके बाद सपोज ये अलग हो जाते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दो तरह की कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन्स में एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी एनर्जी चेंज नहीं होती और आपका मोमेंटम भी चेंज नहीं होता। बट इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम चेंज हो जाता है, एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट क्या आता है आपके सामने? भाई हम देखेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B। AB का मतलब क्या है? A पे बॉडी B क्या फोर्स लगाए। ठीक है, तो हम फोर्स को जानते हैं, क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इसकी सपोज u1 ua है और इसकी ub है और इसकी है u1 ले लेते हैं, आपको समझ में ज्यादा आएगा, u1 u2, और इसमें हो जाती है आफ्टर द कोलिजन हो गई इसकी v1 और इस वाले की हो गई v2। ठीक, तो अगर A बॉडी पे फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू B, तो वैल्यू क्या बनेगी भाई? v1। ठीक है, A पे फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय टाइम, सपोज t टाइम लगा। अब फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A, बॉडी B पे एक की वजह से फोर्स लग रहा है, बॉडी B पे A की वजह से लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय। ठीक, क्या ये पॉइंट सही है? ठीक है, आपको अरे सर ये पॉइंट तो सही नहीं। देखो, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं। किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। समहाउ कभी कभार आदमी कुछ चीजें मिस कर जाता है, और यहाँ क्या मिस किया हमने? मास। यहाँ आएगा बॉडी A का चेंज हो रहा था, मास A बॉडी का, और यहाँ पर B। ठीक है, समहाउ हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है। तो भाई A पे फोर्स लग रहा है तो बॉडी A का फोर्स चेंज हो रहा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज v1 minus u1 divided by t। Similarly, force on B due to A, तो mb v2 minus u2 divided by t। Now, further derivation क्या कहती है आपसे?
कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ए बी पे जितना फोर्स लगेगा वो अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा बी ए का। मतलब जितना फोर्स बॉडी ए पे बी लगाएगी उतना ही फोर्स बॉडी बी पे बॉडी ए लगाएगी, बस डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाती है तो ये इस पे फोर्स लगाती है। ठीक है, होप सो आपको ये मास वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो। ठीक, मैंने इसलिए पहले नहीं लिखा, कुछ चीजें देखो बेटा समझानी पड़ती है, कई बार लगता है इस बार गलती हो रही है। गलती होना एक अलग चीज होती है, गलती सबसे हो जाती है, बट आपको मेन पॉइंट याद रखना, किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने आप को पास भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट था एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब यहां पर क्या वैल्यू आती है निकल के, यहां वैल्यू आएगी भाई एम ए। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोल देंगे m1 बोल सकते हैं, इसको m1 बोल देते हैं। m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय p। सिमिलरली mb को हम क्या बोल देते हैं, m2 बोल देते हैं। m2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। अब क्या वैल्यू आएगी, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, m1 v1 माइनस m1 u1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगी माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब आप v वालों को एक तरफ कर लो, u वालों को एक तरफ कर लो, तो m2 v2 को इधर जाते हैं, सो दैट ये पॉजिटिव बन जाए m1 v1 प्लस m2 v2 किसके इक्वल आ गया, m1 u1 प्लस m2 u2 के ऊपर। ये रहा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि भाई मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, यहाँ पर हमने a को इसीलिए मैंने 1 बोला है, ma का मतलब m1 ही है और mb का मतलब m2 ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सर आपने कंफ्यूज कर दिया, a b और 1 2 क्यों लिखा, कुछ बुक में 1 2 लिखा है, कुछ बुक में a b लिखा है, तो आप किसी से भी कर सकते हो, 1 को a मानना है और 2 को b मानना है। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर, बहुत सारे। अब जैसे देखो कोई भी गन चलाते हो आप, गन जब चलाते हो तो रिकॉइल होते हैं, रिकॉइल यानी कि जब आप उसे चलाओ तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पर शोल्डर पे रख के चलाते हो या फिर ऐसे पकड़ के चलाते हो तो क्या होता है, झटका लगता है। वो झटका किस वजह से, वो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि गोली आगे गई और वो पीछे। जैसे जनरल केस क्या होता है, अगर हम गन ऑन बुलेट का एग्जांपल है तो मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस में मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, बुलेट मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इनिशियली दोनों ये रेस्ट में होता है तो इनकी वैल्यू तो आ गई 0। भाई गन भी रेस्ट में, अगर आप खड़े हो चुपचाप खड़े होकर चला रहे हो कहीं पर तो गन भी और ये दोनों क्या आएंगे 0, ये तो हो गया 0। गन गन एम बी वी बी। अब आप ये देखो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, एम जी वी जी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी। वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, माइनस एम बी वी बी डिवाइडेड बाय एम जी। ये होती है रिकॉइलिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो रिकॉइल होती है यानी कि वापस से पीछे आती है उसको बोलते हैं। जितनी ज्यादा तेज वहां से बुलेट निकलेगी उतना ही ज्यादा वहां पर रिकॉइल होगा, और जितना ज्यादा बुलेट का मास होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी, उसकी रिकॉइलिंग पीछे की तरफ स्पीड होगी। बट गन जितनी हैवी होगी उतना ही कम वहां पर रिकॉइलिंग स्पीड आती है। ठीक है, इसलिए आप देखो तोपों को बड़े बड़े मैदानों में चलाया जाता है, बड़ी तेजी से रिकॉइल होती है। ठीक है ना, ये दिखा देते रेस 3 में धूम धूम, कोई भी मूवी हो ऐसे दिखाते हो भाई इतनी बड़ी बड़ी मशीन गन ऐसे चला दी, ऐसा नहीं चलता बेटा, ये मजाक चल रहा है, तुम ऐसे गन चला रहे हो पूरे पूरे आपके शोल्डर्स को या फिर बोन्स को क्रैक कर सकता है ये सब। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होप सो आपके पॉइंट समझ में आ गया। और बेटा न्यूमेरिकल हम करा रहे रेगुलरली, तो आप न्यूमेरिकल्स रेगुलरली करते रहो, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।